मिलेगी नहीं। करना क्या है प्लीज, आपको रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है। सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो स्लो स्टेप पे आपको रेट लॉ अप्लाई करना होता है। तो ये मेरे पास स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप पे रेट लॉ अप्लाई करेंगे तो मैंने लिखा एज स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसलिए हमने इस स्लोवेस्ट स्टेप पे रेट लॉ अप्लाई कर दिया। और जब आप इस स्लोवेस्ट स्टेप पे रेट लॉ अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी टू। अब जो मेरे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को मिला, ये रेट ऑफ रिएक्शन ए को इन्वॉल्व करता है, और जो मेरी मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन में कहीं पे भी ए तो है ही नहीं, या तो A2 है या B2 है या A और B है, कंबाइंड है AB। इसका मतलब A जो है वो आपका इंटरमीडिएट है और आपको इस इंटरमीडिएट को हटाना है। तो जब आप इस इंटरमीडिएट को हटाएंगे तब आप इस इक्विलिब्रियम वाले साइन की तरफ देखेंगे, इसके अंदर आपके पास A आ रहा है, यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू A इंटू A डिवाइड बाय A2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे ही निकालते हैं हम, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। जब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो यहां से आप देख सकते हैं कि A का स्क्वायर है जो आपको मिल रहा है, और जो आपको ये A का स्क्वायर मिल रहा है यहां से आप A की वैल्यू को डिटरमाइन कर ले, और A की वैल्यू जो आप डिटरमाइन करेंगे उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। तो यहां से ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया यहां से के इक्विलिब्रियम इंटू A2, यानी कि मैंने इसको लिखा के इक्विलिब्रियम इंटू A2 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। और अगर मैं ए की वैल्यू की फाइंड आउट करूंगा तो मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया, ए की वैल्यू आपको पता लगी। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ ए इनटू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्सटीट्यूट कर दें। सो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू के इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर 1/2 इंटू A2 और रेज टू द पावर 1/2 इंटू B2। ये दोनों जो है ये कांस्टेंट है, तो मैंने इसको एक नए कांस्टेंट का नाम दे दिया के डैश इंटू A2 रेज टू द पावर 1/2 और B2 रेज टू द पावर 1। सो अगर कोई ये पूछे कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो ये जो मैंने ये बॉक्स में एनक्लोज कर दिया ये है इस रिएक्शन का रेट। और अगर ये पूछ ले आपसे कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया हाफ तो इस A2 के रिस्पेक्ट में और 1 इस B2 के रिस्पेक्ट में, 1 प्लस हाफ ऐड कर देंगे, आपको वैल्यू पता लगी 3/2। और अगर ये पूछे कि विद रिस्पेक्ट टू A2 बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर है इसका हाफ, विद रिस्पेक्ट टू B2 ऑर्डर है इसका 1। एक बार अनम्यूट करेंगे और बताएंगे किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो प्रोसेस में हमने कोई चेंज ही नहीं करा, जो स्टेप थे वो एज इट इज फॉलो करें, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। बस आपको जो इंटरमीडिएट है ना वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट अगर है तो आपको उसी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मेन रिएक्शन में वो कहीं पे दिखाई देता नहीं होगा। सपोज करें अगर आपके रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ वो स्पीसीज इन्वॉल्व हैं जो मेन रिएक्शन का हिस्सा है, तब आपको किसी को एलिमिनेट करने की जरूरत है ही नहीं। तो ऊपर वाला जो इसमें पार्ट दे रखा था वो इसी टाइप का था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इक्वेशन है 2a प्लस बी is giving d plus e, 2a plus b is giving d plus e। और इसके जो स्टेप्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, a plus b giving c plus d and this one is the slow step, a plus c is giving e, this one is the fast step। स्लो और फास्ट ऑलरेडी मेंशन्ड होंगे 1 and 2। ये आपकी मेन इक्वेशन है। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है, तो हो गया रेट डिटरमाइनिंग। रेट डिटरमाइन कहां से करते हैं हम, स्लो स्टेप से रेट डिटरमाइन किया जाता है।
और जो स्टेप नंबर 1 दे रखा है वो कौन सा स्टेप है, वही स्लो स्टेप है। तो यहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू ए इनटू बी। क्या ए मेन रिएक्शन का पार्ट है? हाँ है। बी मेन रिएक्शन का पार्ट है? हाँ बिल्कुल है। तो ये आ गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर इस रिएक्शन का 2 है, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1 है, और विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बी भी 1 है। ए और बी दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे तो मैंने ए और बी की टर्म में बताए, उसे कुछ फर्क पड़ता नहीं। ओजोन वाले क्वेश्चन को भी देख लें, बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया कि कैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स या रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन हो, तो रिएक्शन के मैकेनिज्म से आप कैसे ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर मैं बात कर रहा हूं आरएनएस इक्वेशन की। इसमें मेरे को किसी और रिएक्शन की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक ही स्लो स्टेप से हमारा काम हो। प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आरएनएस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल 100% पेपर में पूछा जाता है। आरएनएस इक्वेशन समझेंगे। आरएनएस इक्वेशन है क्या? बहुत आसान है, कुछ खास नहीं आरएनएस इक्वेशन। लेकिन फिर भी सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है कि आरएनएस इक्वेशन की नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है। देखो, जो आरएनएस इक्वेशन हम पढ़ते हैं, उस आरएनएस इक्वेशन का काम क्या है कि वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के वर्सेस। मतलब हम यहाँ पे क्वांटिटेटिवली ये समझते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने पे रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है। जब हम रिएक्शन यूनिट की बिगिनिंग कर रहे थे तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इन दोनों में डिफरेंस की बात करी थी। संचित, अनम्यूट योरसेल्फ। संचित, निश्चय, कोमल, एक बार अनम्यूट करके बताएं ना प्लीज। इज एवरीथिंग ऑल फाइन? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। भाई अनम्यूट करके ना प्लीज सारे बता दें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है, ऑडियो वीडियो कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। सो आरएनएस इक्वेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के रिलेशनशिप को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करती है। इससे पहले हमने ये कहा था कि जो ये रेट कांस्टेंट है के, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इतना बोल के हमने उसको छोड़ दिया था। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। हाउ डज इट वेरी विद चेंजिंग द टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर के साथ ये चेंज करता है, उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आरएनएस इक्वेशन से अपने को पता लगता है। आरएनएस इक्वेशन से पहले जो टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए हमारे पास इक्वेशन थी या कोई पैरामीटर था, उसका नाम था बेटा जी टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी टेम्परेचर का रिलेशन स्टडी करता है रेट कांस्टेंट के साथ, कि रेट कांस्टेंट पे क्या चेंज आ जाएंगे टेम्परेचर को चेंज करने से। तो जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट बेसिकली रेट कांस्टेंट के इनका रेशियो है एट ए टेम्परेचर टी एंड एट ए टेम्परेचर T+10। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, या टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर देते हैं, तो उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 2 और 3 के बीच में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, और 2 और 3 के बीच में लाई करता होता है। इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है हमें इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा था, इसीलिए हम आरएनएस इक्वेशन की तरफ माइग्रेट करके जाते हैं। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ टेम्परेचर T+10 एंड एट अ टेम्परेचर T। सो इन दोनों टेम्परेचर्स में ये रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, लेकिन ये वो रेट कांस्टेंट है जब टेम्परेचर T में 10 का राइज किया गया है। सपोज करें अगर ये टेम्परेचर यहाँ पे, इफ टेम्परेचर हेयर इज 308 केल्विन, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है। बेटा जी जनरली ये जो टेम्परेचर की रेंज ली जाती है ना, ये 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस की,
ये 298 और 308 केल्विन ही ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप जब बुक ओपन करके उसकी रीडिंग लेंगे तो वहां पे साफ साफ मेंशन्ड होगा दैट अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी टू फोल्ड्स और विल बी ट्वाइस। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर देते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर आप बार बार रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हो और लिख रेट कांस्टेंट रहे हो, और जबकि हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट में तो डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं हम। एग्जैक्टली हम रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली के की टर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ये भी आपको बुक में साफ साफ लिखा मिलेगा। तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट था जो कि ऑलमोस्ट डबल कर रहा था और इनका रेशियो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। अब हम बात कर रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन की, और आर्हेनियस इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूं। डेरिवेशन आर्हेनियस इक्वेशन का आपको करने की जरूरत है नहीं। सो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, k इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस का e अपॉन आर टी। ये सारी चीजें हमें 1 बाय 1 आज डिस्कस करनी है। जो k है वो k है हमारे पास बेटा जी रेट कांस्टेंट, ये हमारा रेट कांस्टेंट है। a की अगर हम बात करें तो a है हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये भी डिस्कस करना है। इसका मतलब क्या है, ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ये जो e रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी है, इसमें ये जो e हमने लिखा है ये है बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। r है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में भी यूज करते हैं। r की जो वैल्यू यहां पे हम यूज करेंगे r दैट कैन बी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, वो हम अकॉर्डिंगली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और दिस कैन बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सो ये वैल्यू हम आर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और टी आपको पता ही है ये है आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन। ये इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमने यूज कर रखी हैं। एक बात और समझ लेंगे यहाँ पे साथ के साथ, ए जो है ए आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ई ए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इन दोनों को मिला के हम आर्हेनियस पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। दीज आर आल्सो आर्हेनियस पैरामीटर। क्वेश्चन में आपको कहेगा फाइंड आउट आर्हेनियस पैरामीटर, देन यू आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्हेनियस फैक्टर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब आप इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब आप कहेंगे कि आपने आर्हेनियस पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। बताएं मेरे को क्या मैथमेटिकल फॉर्म में आपको पैरामीटर्स के बारे में पता लगा, कौन क्या है? अभी इनको डिटेल में पढ़ना है हमने, बस ये बता दें इक्वेशन आपको याद हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. A is equals to A e raised to the power minus का EA by RT। मेरे को सबसे पहले जो बात करनी है, अब एक बार मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं और फिर ग्राफ के बाद हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को आज खत्म कर लेंगे। देखें K is equals to A e raised to the power minus EA upon RT को मैं लिख सकता हूं ln K is equals to ln A minus का EA upon RT। मैंने दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। ये ए और ये जो मैंने एनक्लोज कर रखा है बॉक्स में, इसका बेस ई होता है तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बच गया ई रेज टू ई अपॉन आर टी, और ये मल्टीप्लीकेशन में थे दोनों के दोनों, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब आप इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस भी आपके पास है ln k, एक्स एक्सिस भी आपको लेना है 1 बाई टी, एक्स के साथ जो भी कुछ लिखा है वो उसका स्लोप है। इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है सी की ln a, तो यहां से ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। स्लोप की जो वैल्यू आपको प्रोवाइडेड होगी वो होगी माइनस का ई अपॉन आर।
इंटरसेप्ट ये जो इतनी वैल्यू है जहां पे ये कट कर रहा है यहां से यहां तक, ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ये वैल्यू होगी आपके पास ln। प्लीज आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में ना एक ऐसी इक्वेशन लिख के दे देगा जिसमें ln k को कहेगा कि सपोज करो ln k की वैल्यू आपको दे रखी है 3854 सेकंड इनवर्स माइनस का 1 अपॉन t इंटू 568, ऐसे करके वैल्यू देगा आपको। आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, तब आपको a की और एक्टिवेशन एनर्जी की या टेम्परेचर की किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करी जाती है। जनरली LNA और एक्टिवेशन एनर्जी ही पूछी जाती है। अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है LNK के साथ, तब आप इस वैल्यू को LNA के बराबर पुट कर देंगे और जो ये 1/568 आएगा इसको E/R के बराबर पुट कर देंगे। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। जेई एडवांस में 2010 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आज फॉरवर्ड कर दूंगा आपको इसको खत्म होने के बाद। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है, ज्यादा भी नहीं, मतलब ये है कि बताना जरूरी है। जब आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं और आपको क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वेशन ना दे और वो कह दे कि मैं तो इस इक्वेशन का ना स्लोप दे रहा हूं आपको, तो जब आपको इस क्वेश्चन में इसका स्लोप गिवन होगा तो आपको ये वैल्यू पता होगी। अगर आपको इस वैल्यू का पता है तो आप आर की वैल्यू पुट करके एक्टिवेशन एनर्जी के लिए उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये सेम ग्राफ लॉगरिदम की टर्म में भी दिया होता है, और अगर आप इस ln k को लॉग की टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बेस 10 log ऑफ k इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a माइनस का E/RT। ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको सारे को 2.303 से डिवाइड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये अपॉन 2.303 इंटू RT। ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस में बेटा जी कोई डिफरेंस है ही नहीं बेसिकली, तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, अब अगर आप log k के साथ ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं log k के साथ, तो मैंने लिखा log ऑफ k, यहाँ पे 1/t एज इट इज है, नेगेटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट की वैल्यू, इस बार इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है log ऑफ a, इंटरसेप्ट इज दिस टाइम log ऑफ a। पहले क्या था नेचुरल log ऑफ a। पहले स्लोप की वैल्यू क्या थी माइनस का E/R, अब स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस का EA/2.303 इंटू R। अब अगर आपको log का ग्राफ प्लॉट करके दे रखा है तो अब जो स्लोप आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वो इसके इक्वल पुट करेंगे, ना कि इसके। तो आपको ये चेक करना है कि आपको ग्राफ किस फॉर्म में प्लॉट करके दे रखा है। एक बार अनम्यूट करें और बताएं मेरे को प्लीज। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। हाँ हाँ लक्ष्य, सर आर की कौन सी वैल्यू लेनी है? आर की कौन सी वैल्यू लेंगे, एनर्जी की यूनिट पे डिपेंड करेगा। एनर्जी जूल में दे रखी है तो जूल में पुट करेंगे, और नहीं तो एनर्जी किसी में भी दे रखी हो जूल में कन्वर्ट कर लो उसको, और आर को फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन मिलेंगे ना उनमें आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ही मिलेगी आपको। ये तो मैंने उन ग्राफ की बात करी। अब जब आप प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे ना तो आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे इसी इक्वेशन पे। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये 2009 में पूछा गया था एडवांस में ही प्लीज। तो आरएनएस इक्वेशन से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मोस्टली किसी ना किसी पार्ट में तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आरएनएस इक्वेशन। ग्राफ दे रखे थे और ग्राफ दे रखे थे के वर्सेस टी के, और उनमें से कह रखा था कि बताएं इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्ट है, के वर्सेस टी। एक ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा था, एक ग्राफ दे रखा था कुछ ऐसे ऐसे, और
आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो जो मैथ वाले स्टूडेंट है ना उनके लिए ये बहुत आसान है। आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता हो, आपको ये पता हो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे होता है, तो आपका काम हो जाएगा। एक चीज तो क्लियर है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन कतई नहीं है। तो फिर अब आपको इन दो में से सपोज करो ये भी नहीं पता कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, तो भी क्वेश्चन हो सकता है। कैसे हो सकता है सुनेंगे। देखो यहां पे मुझे गिवन है k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि टेम्परेचर अगर आप राइज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो k की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से आपका जो रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। मतलब k इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, k इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। k की वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब इसकी भी छुट्टी होगी, एक ही ग्राफ बच गया बस। 2009 में पूछा गया था, 2009। अब दूसरा इसको समझेंगे, इससे आपको और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो आपने क्या करना है, आपने टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, सपोज करो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। इसको ऐसे भी देख लो, नहीं तो k इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई की पावर ई अपॉन आर टी। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये जो इतनी वैल्यू है ये वैल्यू ये कम हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये सारी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। अगर ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो k की वैल्यू इंक्रीज करेगी। भाई अगर आपके पास ये सारी वैल्यू कम हो रही है तो k के साथ तो ये टोटल जो वैल्यू है ये इनवर्सली रिलेटेड है, ये डिक्रीज करेगा तो पूरा तो k बढ़ेगा ना। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो ये कम होगा। ये रेशियो कम होने का मतलब क्या है, ये वैल्यू कम होगी। ये वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, k बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से k की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन मेरे को अब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि देखो मान लो आपके पास कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करा रहे हो, आपके पास कोई रिएक्शन है वो आप लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करा रहे हैं, कम टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप उस रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीड करा रहे हैं और आपने उसके रेट कांस्टेंट को चेक किया, रेट कांस्टेंट की कुछ वैल्यू थी। अब वही सेम रिएक्शन है, मान लो रिएक्शन यही थी ए से बी, आपने स्टार्टिंग में इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे कैरी आउट किया, इसके रेट कांस्टेंट के की कुछ वैल्यू थी। अब आपने सेम ही रिएक्शन है और सपोज करो ए से बी, और वो आप करा रहे हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे, सेम रिएक्शन। लो टेम्परेचर पे जब कोई रिएक्शन करा रहे हो आप, लो टेम्परेचर पे जब कोई रिएक्शन करा रहे हो तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट में चेंज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू जब आप उसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे कराते हैं। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, इसके रेट कांस्टेंट की कुछ के वैल्यू है, सपोज करो ये वैल्यू है 5, आपने इसके टेम्परेचर को 10 से 15 कर दिया तो इसके जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो सपोज करो 50 होगी। जस्ट इमेजिन, बहुत ज्यादा बड़ी, 10 टाइम्स होगी। लेकिन जब आप इसी रिएक्शन को 250 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं और 250 से आपने उसको 255 कर दिया, मतलब 5 का राइज किया, और 250 पे अगर इसका रेट कांस्टेंट 100 था तो 255 पे उसका रेट कांस्टेंट 105 ही हुआ। यानी कि लो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट चेंज इन टेम्परेचर का बहुत ज्यादा है, और हाई टेम्परेचर पे चेंज इन टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पर कम है। मेरे को ये स्टेटमेंट बताएं किस किस को समझ आ गई। ये स्टेटमेंट में किसी क्वेश्चंस के की बात कर रहा हूं, बताएं मेरे को प्लीज। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कीशु, विहान, निशु, उमंग, Yes, sir. तो यहां से भी समझी जा सकती है बात। देखो जब टेम्परेचर बहुत हाई की तरफ ले आएंगे तो देखो ना रेट कांस्टेंट तो यहीं पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर बहुत आगे ले आएंगे इसको तो रेट कांस्टेंट तो कुछ शो कर ही नहीं रहा। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर जब आप करा देंगे, बहुत हाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर करा देंगे तो प्लीज देख लो ना ये तो बढ़ चुका लो टेम्परेचर रेंज पे ही बहुत आई। तो थोड़े टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, स्टार्टिंग में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है।
ये बात होगी भाई, ठीक है। अब बात करते हैं वन बाय वन, 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। आज ये क्वेश्चन मैं भेज भी दूंगा ग्रुप पे, वहां से इनको चेक कर लेंगे प्लीज। और दूसरा, ये जो 12th वीनस के स्टूडेंट है ना, ये बहुत कम होमवर्क भेज रहे हैं। अब जो हमारा सिलेबस है ना, वो एकदम पैरेलल चल रहा है। जो आपके पास होमवर्क पहुंच रहा है ग्रुप पे, मेन ग्रुप पे, वहां से आप अपना होमवर्क चेक करें और उसको होमवर्क को लिखे और उसको आप वहां पे पोस्ट करें प्लीज। अब बात करते हैं हम इस एक्टिवेशन एनर्जी की, ईए एक्टिवेशन एनर्जी। इसका नाम ही कह रहा है कि ये एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है किसी चीज को। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for the conversion of reactant into product। अगर आप किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे रहे हैं, वो होनी चाहिए, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को अगर आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी, एक एनर्जी का बैरियर है, उस बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है। मेरे को एक बात बताएं प्लीज, मेरे को एक बात बताएं, आपके पास कोई भी अगर रिएक्टेंट है, कोई भी रैंडमली कोई भी रिएक्टेंट आपने चूज कर लिया, एक चीज तो श्योर है कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी उस रिएक्टेंट की होती ही होगी। अगर वो रिएक्टेंट आपके पास है, कुछ तो एनर्जी वो रखता ही होगा। तो यहां पे मैंने रख दिया, ये उसकी एनर्जी है भाई। और यहां पे मैंने लिख दिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब लेफ्ट टू राइट हैंड साइड पे जब आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ये रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है इनिशियली, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। जैसे ही रिएक्शन होना स्टार्ट हुई, उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और ये जो एनर्जी का बैरियर है जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की। ये रिएक्टेंट की एनर्जी और यहां पे है प्रोडक्ट की एनर्जी। मेरे को एक बार ये बताएंगे अनम्यूट करके, बताओ रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। कोई और बताएगा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। संचित रिएक्टेंट, ठीक है। बाकी सो रहे हैं क्या? नेहा, कोमल, निश्चय, अक्षय कुमार, ईशु। देखिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स पे आप देख लें, ये इतनी वैल्यू है जो यहां से लेके और यहां तक, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और यहां से लेके यहां तक इतनी प्रोडक्ट की एनर्जी है। साफ दिख रहा है रिएक्टेंट ज्यादा है। याद करो वो दिन जब हम कहते थे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बताओ इस क्वेश्चन में इस डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? बताएं। सर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। ना, इसका मतलब है रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच थोड़ी ना रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट करता है। लक्ष्य देखो, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। बहुत अच्छा हुआ जो अक्षय ने लक्ष्य ने ये कहा कि ये स्पॉन्टेनियस है। मेरी बात सुनेंगे अब। किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने पे डेल्टा एच कमेंट नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस नोन है जिनके डेल्टा एच पॉजिटिव हैं और वो उसके बावजूद भी स्पॉन्टेनियस हैं। जब स्टार्टिंग में हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जब हमें डेल्टा जी के बारे में नहीं पता था, तब हम यही मानते थे कि वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती होंगी जिनका डेल्टा एच नेगेटिव है। यानी कि हम एनर्जी को प्राइमरी फैक्टर मानते थे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट करने के लिए। लेकिन
हमें ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस मिली जो एंडोथर्मिक होके भी स्पॉन्टेनियस थी। तब हम नए पैरामीटर की तरफ गए और फिर हमने इक्वेशन जो पढ़ी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन G इज इक्वल्स टू H माइनस TS, वो इसीलिए पढ़ी ताकि G इस चीज पे कमेंट कर सके कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। देखो ना, यहां से H वन ऑफ द फैक्टर है जो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। H, T और S, एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये तीनों मिलकर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट करेंगे, अकेला H नहीं करेगा। इसीलिए हमने टेबल पढ़ी थी 11th क्लास में इनके लिए कि H नेगेटिव हो और ये TS की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, जिससे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। सो अकेला H डिटरमाइन नहीं करता। अभी मैं वो ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा देता हूं जो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप शो कर सकते हैं। ये मैंने लिया, प्लीज एक्स और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट सेम ही रखे हैं। यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये देखो ना प्लीज, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब देख लो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, डेल्टा H जब निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा और इसको हम कह रहे हैं कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये बताने में आपको कि ये जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का वो एनर्जी का बैरियर है जो इस रिएक्टेंट को कवर करना पड़ेगा सो दैट आपको प्रोडक्ट मिल जाए। और इस एनर्जी के बैरियर को ही हमने एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया है। और ये एनर्जी कैसे मिलेगी इसको, तो ये रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं, उस कोलिजन की वजह से ही ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस किया जाता है। अगर ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस नहीं हुआ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। मेरे को ये बताएं, आपको एंथैल्पी निकालनी आ गई इस ग्राफ से, आपको ये पता लग गया फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है। दो बातें। तीसरा, आप बैकवर्ड रिएक्शन की भी बात कर सकते हैं। मान लो आपको एक्सोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है, तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ से जब लेके जाना है तो ये जो इतनी एनर्जी है प्लीज यहां से लेके और यहां तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज मच ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की वो कहीं ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड से। ये बैकवर्ड की है, इतनी सी है बैकवर्ड की। तो बताएं मेरे को किस किस को ये बात समझ आ रही है, प्लीज बताएं ना। रिपीट कर दो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is just sufficient to convert the reactant into product। और सुन लेंगे मेरी बात, प्लीज सुन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो आप कंटेंट देखेंगे उसमें मिलेगा। अगर मैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को इस रिएक्टेंट की एनर्जी से ऐड कर दूं तो यहां से लेके और यहां तक जो एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? ये वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये है एनर्जी उसकी, रेस्ट एनर्जी, मैग्नीट्यूड है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी है ये। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोलिजन के बाद इसको मिलेगी। थ्रेशोल्ड इज द सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है जो क्रॉस करना है। एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ ये आपको पता लग गए, प्लीज बताएंगे मेरे को। मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए और बी, किन्हीं भी दो स्पीसीज की आप रिएक्शन करा रहे हैं, वो रिएक्शन होने से पहले उनमें आपस में कोलिजन्स होंगे, रिएक्टेंट में कोलिजन होंगे और वो कोलिजन कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे।
अगर वो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इस बैरियर को क्रॉस कर रही है तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, और नहीं तो कई बार हमें रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है। यानी कि जब हम टेम्परेचर देते हैं ना तो एक्चुअल में हम उन मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं जिससे वो कोलाइड करके इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाए और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बोलेंगे किस किस को बात क्लियर होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो कुछ स्टूडेंट्स बार बार ये बोलते हैं कि सर लिंक में प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई जब आपके पास कभी लिंक ना आए, हालांकि अपडेट हम रोज करते हैं, तो आप अपने पहले तो मेल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। दूसरा, और उसके बाद भी नहीं मिल रहा तो ओल्ड ओल्ड जो लिंक होते हैं ना उनसे क्लास ज्वाइन हो जाती है। बस ये बहाने होते हैं कि सर ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, और समझ आ जाते हैं हमें भी ये कि बहाने बना रहा है या सच में कोई प्रॉब्लम है। तो ये बात होगी एक्टिवेशन एनर्जी की, कैसे आपने एक्टिवेशन एनर्जी को डील करना है। बात हम कर रहे हैं आरएनएस इक्वेशन की, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, e की पावर माइनस का e अपॉन आरटी। एक्टिवेशन एनर्जी को आप समझ गए कि ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को समझ गए तो अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा किया जा सकता है? बताएंगे क्या हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दें? बताओ ना, क्या हम ऐसा कुछ करें? अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि ये जो बैरियर था ये इतना था, अगर हम किसी तरह इस बैरियर को कम कर दें, तो अगर सपोज करो हम इस रिएक्शन को ऐसे कराने लग जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई फर्क ना पड़े और ये बैरियर कम हो जाए, तो रिएक्शन फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बताएंगे मेरे को, बताएंगे क्या आप इस बात को समझ आ रहे हैं क्या? उमंग, Yes, sir. टेम्परेचर चेंज कर रहे हो आप, ठीक बात है, लेकिन मेरी बात सुनेंगे बेटा। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको कैटालिस्ट बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है। कैटालिस्ट है एक सब्सटेंस है, कैटालिस्ट, जो हम बाहर से किसी भी रिएक्शन में ऐड करते हैं। कैटालिस्ट को याद करो आप, जब आप एल्कीन से एल्केन बना रहे थे तो वहां पे H2 ऐड करते थे, निकेल प्लेटिनम ये यूज करते थे। तो उनका मोटिव क्या होता था? वो जो कैटालिस्ट थे वो रिएक्शन को फास्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और वो कैसे रिएक्शन को फास्ट करते हैं? वो इस एनर्जी के बैरियर को कम कर देते हैं। सो कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस which alter the rate of reaction, which alters rate of reaction। वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देगा। प्लीज, मैंने ये नहीं कहा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ऑल्टर का मतलब डिक्रीज भी कर सकता है। which alter the rate of reaction by affecting its activation energy, by affecting its EA लिख रहा हूं मैं इसको, by affecting its activation energy। A catalyst provides a different pathway, वो पाथवे को ही बदल देगा, a different pathway for the reaction, वो रिएक्शन को एक अलग पाथ से कैरी आउट करवाएगा, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होगा, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में ना तो कंज्यूम होगा, वो वापस से रीजनरेट हो जाएगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सो कैटालिस्ट की यही खूबसूरती है कि बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए वो उस रिएक्शन के पाथ को बदल देगा। प्लीज मेक श्योर, ना तो रिएक्टेंट को कुछ कहेगा ना प्रोडक्ट को कुछ कहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी एज इट इज रहेंगी, बस वो एनर्जी का बैरियर था, जो गैप था, उस गैप की एनर्जी को, ये हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा था, उस एनर्जी को कम या ज्यादा कर देगा। अगर उस एनर्जी को उसने कम कर दिया, उस बैरियर को कम कर दिया, तो रिएक्शन फास्ट होने लग जाएगी, और अगर उसने उस बैरियर को बढ़ा दिया तो बेटा जी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अगर कोई कैटालिस्ट उस एनर्जी के बैरियर को इंक्रीज कर रहा है, बैरियर को बढ़ा रहा है, तो हम उसको नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और अगर कोई उस एनर्जी के बैरियर को कम कर रहा है हम उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। सो कैटालिस्ट जो है बेटा जी
वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव, और दूसरे कैटालिस्ट होते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं और नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको अभी कैटालिस्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में हमने इनको पढ़ना है। बाय डिफॉल्ट अगर किसी कैटालिस्ट के बारे में मेंशन नहीं कर रखा कि वो किस टाइप का है, तब हम उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट मान के ही काम करते हैं। तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट अब कैटालिस्ट रिएक्शन के पॉइजन रेट होते हैं को सर। करेगा। आप प्लीज देखेंगे इसको मैं मैथमेटिकली कैसे अप्लाई कर रहा हूं, और ग्राफिकली भी देख लें। ग्राफिकली तो शायद मैं आपको बता ही दिया, बट स्टिल मैं एक बार फिर इसको प्लॉट कर देता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास रिएक्शन है, यहां पे मेरे पास एनर्जी है सेम, और यहां पे है मेरे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये जो मैंने पहले स्टेप में ये जो हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट करी है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, ये वीडियो तब क्लियर है इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से यहां तक मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे, सर वीडियो क्लियर नहीं है। जब हमने कैटालिस्ट का यूज नहीं किया। क्या लक्ष्य है? वीडियो क्लियर नहीं है। अच्छा ब्लर हो गया, जस्ट ए सेकेंड। तो ये तो तब एक्टिवेशन एनर्जी है जब आपके पास, देख लो ना, यहां से लेकर यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड डायरेक्शन की, जब आपने किसी कैटालिस्ट का यूज नहीं किया। अब जो ये डॉटेड लाइन है, ये वो तब मैं बात कर रहा हूं जब आपके पास कोई पॉजिटिव कैटालिस्ट है। तो देख लो, डॉटेड जो लाइन है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है ई ए डैश, ई ए डैश। सो ई ए डैश इज स्मॉलर देन ई ए, इट मींस ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट प्रोसीड कर रही है तो उसने आपका बैरियर कम कर दिया, एक बात। और अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैंने लिखा K इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। मैंने लिखा K2 इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस का ई ए डैश अपॉन आर टी। सो दिस इज द रेट कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट when there is no catalyst. From equation number 2, this is the rate constant when you have used a catalyst, जब आपने catalyst का यूज कर दिया। So equation number फर्स्ट को मैं लिख सकता हूं ln k is equals to ln a minus EA upon RT, and equation number 2 can be written like ln K2 is equals to ln A minus EA dash upon RT। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इनको फिर मैं यही कर रहा हूं, 2 माइनस 1 कर दिया प्लीज मैंने। इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल्स टू ln A से ln A कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो EA अपॉन RT माइनस का EA डैश अपॉन RT। इस पे लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें प्लीज, इस पे लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। जैसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, यहां से EA माइनस EA डैश 1 अपॉन RT। अगर आपके पास एक रेट कांस्टेंट K1 है, उस टाइम पे एक्टिवेशन एनर्जी EA है, तो रेट कांस्टेंट जब K2 है तो एक्टिवेशन एनर्जी पे कमेंट करा जा सकता है। प्लीज बताएंगे, मीटिंग एंड होने वाली है प्लीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, sir. अभी मैं प्लीज मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। Yes, sir. कल हमें इसको थोड़ा और प्रोसीड करना है, हमने टेम्परेचर को भी चेंज करके देखना है। अभी तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात की, कल हम T1 और T2 कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को सेम रखेंगे। तो उसके बाद शायद कल ये जो आरएनएस इक्वेशन है ये खत्म हो जाएगी। बाकी इसके जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, ये आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय किशु, बाय, एंजॉय योर डे ऑल ऑफ यू, बी एनर्जेटिक, एंड आई होप के समझ आ गया होगा आपको। आई होप के आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन भी कैसे डील करने समझ आ गए होंगे। और जो 12th विनर्स के स्टूडेंट है, प्लीज मेक श्योर कल केमिस्ट्री की चेकिंग डेट है, अपना होमवर्क टाइमली मेरे पास फॉरवर्ड कर दे, और आपके पास होमवर्क मेन ग्रुप पे आ रहा है। सो टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। सो थैंक यू, बाय बाय।